फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूं दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 17 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थोड़े करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो आज हमने सुबह किए थे। ठीक है, तो हम चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइफून डानास रिसेंटली स्ट्रक विच नेशन। तो डानास साइक्लोन है, वो कौन से नेशन में आया रिसेंटली? तो द ऑप्शंस आर फिलीपींस, जापान, वियतनाम और ताइवान। तो यदि आप न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो ये कहाँ ताइवान में स्ट्रक किया, अभी ताइवान के कोस्ट में। तो टाइफून डानास हिट ताइवान मेकिंग अ रेयर लैंडफॉल इन ताइवान, द फर्स्ट रिकॉर्डेड टाइफून रिसेंटली। तो अभी कुछ दिनों में ये फर्स्ट टाइफून है। ठीक है, फिर अब ये स्पीड हमको नहीं याद रखना है। द सेकेंड क्वेश्चन इज साकाम्बरी फेस्टिवल इज़ मेनली ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट। तो बोल रहा है कि जो साकाम्बरी फेस्टिवल है काफ़ी फेमस फेस्टिवल है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कौन से स्टेट में होता है बोल रहा है? तो उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरला। तो अब इसमें आपको सोचना है कि कौन से जगह हो सकता है। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज, यदि आपको पता है तो ठीक, नहीं तो आप थोड़ा अपने एजुकेटेड गेस कभी आपने सुना होगा तो उस हिसाब से लगाओ। तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो साकाम्बरी फेस्टिवल है, साकाम्बरी फेस्टिवल वो विजयवाड़ा में होता है, वहाँ के कनक दुर्गा फेस्टिवल में, जो इस बार 7 जुलाई 2025 को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शाकाम्बरी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट। ग्रेट हॉर्नबिल रिसेंटली इन न्यूज़ इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन। तो ग्रेट हॉर्नबिल है जो बर्ड है ना, अपन फेमस बर्ड बोलते हैं, वो किस रीजन में मिलती है? तो द ऑप्शंस आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। ये ऑप्शंस है। तो अब आपको समझना है कि इसका सही आंसर क्या है, आपको बताना है। तो देखो, यदि आप इसमें आपको नहीं भी पता है ना, तो आपको इतना पता होगा कि वेस्टर्न घाट्स या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है। तो यदि आप उसके हिसाब से भी मार सकते हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो जो ग्रेट हॉर्नबिल है वो केरला की स्टेट बर्ड है, केरला प्लस अरुणाचल प्रदेश की भी है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 स्टेट की स्टेट बर्ड है। और ग्रेट हॉर्नबिल एक फेस्टिवल भी होता है, वो फेस्टिवल लेकिन नागालैंड में होता है। फेस्ट कहाँ होता है? नागालैंड। ये ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, कि फेस्टिवल होता है नागालैंड में, बट वो स्टेट बर्ड है केरला और अरुणाचल प्रदेश की, और ये IUCN के हिसाब से वल्नरेबल है। ठीक है, अब अपन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। हु लॉन्च्ड द एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन API फॉर इंडियन फार्मर्स। तो एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है इंडियन फार्मर्स के लिए? तो द ऑप्शंस आर गूगल, ICAR, FAO एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर क्या है? गूगल। तो गूगल ने AMED API लॉन्च किया है टू हेल्प इंडियन फार्मर्स ट्रैक क्रॉप्स एंड फील्ड एक्टिविटीज़ यूजिंग AI टूल्स। ठीक है, तो AI टूल्स के थ्रू उन्होंने लॉन्च किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच स्टेट रिसीव्ड द IESA इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2025। IESA इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड कौन से स्टेट ने लॉन्च किया 2025 फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग? तो द ऑप्शंस आर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो देखो, इसमें ना आप लोग थोड़ा सा वो सोच सकते हो, जनरली जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में कौन से स्टेट्स आगे, थोड़े सदर्न स्टेट्स ज़्यादा आगे ना, तो ऑप्शन देखोगे तो यू वुड ऑटोमेटिकली मार्क तेलंगाना। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज़ तेलंगाना। तो तेलंगाना ने IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का जीता है। तो आई होप ये क्लियर है प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस। अब हम आते हैं मेंस वाले क्वेश्चन में। तो मेंस के 2 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ विमेंस हेल्थ स्टिल इग्नोर्ड इन इंडिया? व्हाट मेन प्रॉब्लम्स अफेक्ट हाउ हेल्थ सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू विमेन? हाउ कैन वी इंश्योर विमेन गेट प्रॉपर केयर एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ? तो देखो, इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन के। सबसे पहले बोल रहा है कि अभी भी, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, ये फर्स्ट पार्ट है कि विमेन की हेल्थ अभी भी क्यों इग्नोर की जाती है इंडिया में। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड है कि जो हम विमेन को सही तरीके से हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं डिलीवर कर पाते, उसके मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है, मेन इश्यूज़ क्या क्या है, और थर्ड हम इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना होलिस्टिक क्वेश्चन। अब देखो, इसमें इंट्रो लिखना है अपन को। तो आइदर वी कैन स्टार्ट विद विमेन हेल्थ का थोड़ा बहुत इंट्रो, नहीं तो वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद डेटा। तो डेटा यदि आप दे देते हो तो भी सही रहता है। ठीक है, जैसे आप दे सकते हो एनेमिक का, कि जैसे बोलते हैं ना, मोर देन 50% ऑफ द विमेन आर एनेमिक, तो उससे आप दे सकते हो डेटा। ये आप जनरली अपन को याद रहता है। तो डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन हेल्थ केयर, विमेंस हेल्थ इन इंडिया रिमेन्स इनएडिक्वेटली एड्रेस्ड। तो इनएडिक्वेटली एड्रेस्ड है, पर्टिकुलरली क्यों? तो शॉर्ट में यहाँ पे रीज़न लिख दिया। सोशो कल्चरल बायसेस होते हैं, लिमिटेड एक्सेस है, और इंस्टीट्यूशनल गैप्स है। ठीक है, सोशो कल्चरल बायस, लिमिटेड एक्सेस एंड इंस्टीट्यूशनल गैप्स। While maternal health has seen improvement, broader aspects such as mental health, reproductive care and non-communicable diseases remain neglected. तो बोल रहा है कि देखो, जैसे मेटरनल हेल्थ पे फिर भी फोकस है, अलग अलग अपन ने स्कीम्स भी चलाई है, लेकिन जो अपना और भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ केयर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़, ये वुमेन के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड एरियाज़ है। तो इसमें स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या है हेल्थ डिलीवरी में?
ठीक है। तो फर्स्ट है जेंडर्ड हेल्थ बजटिंग है कि अपनी जो हेल्थ बजटिंग है ना उसमें अपन जेंडर्ड डायमेंशन नहीं लाते कि वुमेन पे कितना स्पेंड करना है। तो इसमें क्या होता है, जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो ऑफन प्रायोरिटाइज़ करती है मेटरनल केयर को और नेग्लेक्ट कर देती है एडोलेसेंट और एल्डर वुमेन की नीड्स को। ठीक है। फिर फ्रेगमेंटेड सर्विसेज है, मतलब हम एक साथ सब सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाते, अलग अलग जगह उनको जाना पड़ता है। जैसे प्रोग्राम्स लाइक जननी सुरक्षा योजना फोकस ओनली ऑन प्रेगनेंसी, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है कि जैसे हम उसमें एडोलेसेंस में भी प्रोवाइड करें सर्विस, रिप्रोडक्टिव केयर भी दे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ईयर्स में भी ध्यान दें। फिर तीसरा कि लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो ओनली 17% ऑफ द एलोपैथिक डॉक्टर्स आर विमेन। ठीक है। मतलब देखो क्या होता है, जनरली अपन ने देखा है कि आशा वर्कर्स, ANM वर्कर्स ये विमेन होती है, लेकिन जब डॉक्टर्स की बात आती है वो भी एलोपैथिक में, तो सिर्फ 17% आर विमेन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि विमेन फिर हेजिटेट करती है मेल डॉक्टर से चीज़ें बताने में, तो लीडिंग टू डिस्कम्फर्ट एंड अंडर यूटिलाइजेशन बाय फीमेल पेशेंट्स, जहाँ पे कंजर्वेटिव सोसाइटी है। ठीक है। फिर आते हैं कि सोशो कल्चरल इकोनॉमिक बैरियर्स कौन कौन से, तो पैट्रियार्कल नॉर्म्स, जैसे हेल्थ सीकिंग बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली परमिशन। यदि आपको डॉक्टर के पास जाना है या कुछ भी करना है तो आपको फैमिली की परमिशन लेनी पड़ेगी। विथ विमेन प्रायोरिटाइजिंग हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर पर्सनल हेल्थ, तो विमेन क्या करती है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज कर देती हैं। फिर सेकेंड है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, तो विमेन ऑफन लैक डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सेस, डिलेइंग केयर और अवॉइडिंग इट ऑल टुगेदर। तो विमेन क्या, उनको डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्सेस नहीं होता है, तो उनसे उनको डिपेंडेंट हो जाती है वो अपने मेल पार्टनर के ऊपर या मेल फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। फिर थर्ड है स्टिग्मा अराउंड रिप्रोडक्टिव एंड मेंटल हेल्थ, तो बहुत सारे कल्चरल टैबूज़ हैं जहाँ पे अपन ओपन डिस्कशन नहीं कर सकते और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं ले सकते इश्यूज़ का, जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स का, इनफर्टिलिटी का या डिप्रेशन का। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट है कि सिस्टमैटिक गैप्स क्या है इम्प्लीमेंटेशन में, तो फर्स्ट है पुअर अवेयरनेस एंड आउटरीच, तो लिमिटेड आशा वर्कर कवरेज या लैक ऑफ IEC मतलब इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन गैप्स हैं। रूरल अर्बन डिवाइड है कि रूरल वुमेन को तो और ज़्यादा इशू फेस होता है, अर्बन वुमेन क्या बाहर रहने लगी है, कम्युनिकेट कर लेती है, नई फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, बट रूरल वुमेन को और ज़्यादा इशू है। फिर निगलेक्टेड नॉन मेटरनल हेल्थ, तो क्या करते हैं अपन, राइजिंग बर्डन ऑफ एनीमिया, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मोर देन 50% ऑफ द वुमेन फेस एनीमिया। फिर सर्वाइकल इशूज़ है, ब्रेस्ट कैंसर है, लाइफस्टाइल डिसीज़ है, लेकिन ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता कोई। ठीक है। अब आते हैं हम इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, थर्ड पार्ट था ना हमारा कि क्या सजेशंस हैं, तो हमको लाइफ साइकिल बेस्ड हेल्थ अप्रोच देना पड़ेगा कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम विमेन, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल डेज, जो अपन बोलते हैं ना वॉम्ब टू टॉम्ब अप्रोच, वो अपने को ध्यान रखना है, टॉम्ब नहीं टॉम्ब। ठीक है। वॉम्ब टू टॉम्ब अप्रोच मतलब जब से बर्थ हो रहा है तब से लेके एंड तक, मतलब डेथ तक। ठीक है। फिर इंक्रीज्ड जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, तो हमको जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग करना है। ग्रास रूट वर्क फोर्स को स्ट्रेंथन करना है, जैसे आशा वर्कर्स, ANM वर्कर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को। फिर हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स लगाना है, मास मीडिया में प्रमोट करना है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स लाना है टैबूज़ को ब्रेक करने के लिए अराउंड सेक्शुअल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है। फिर मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स और टेलीमेडिसिन वगैरह और इंक्रीज़ करना है, स्टार्ट तो हमने कर दिया और इन्हांस करना है। फिर हमको ये इंश्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन हेल्थ केयर में आए, जैसे हमने डाटा पढ़ा ना कि सिर्फ 17% ही विमेन है जो एलोपैथिक, मतलब 17% एलोपैथिक डॉक्टर्स ही विमेन है, तो हमको ये सब वाला रेशियो हमको बढ़ाना है। ठीक है। तो आई होप ये सजेशन समझ आए होंगे। अब हम कंक्लूड कैसे करेंगे, तो हम अगेन क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। तो एंश्योरिंग विमेंस हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अ मेडिकल कंसर्न बट अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या ये एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इम्पैक्ट करती है ओवरऑल वेलबींग ऑफ फैमिलीज एंड इकोनॉमी। अ कॉम्प्रिहेंसिव राइट बेस्ड एंड लाइफ साइकिल ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए जिसको हम कंबाइन कर सकें स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के साथ और सोसाइटल अवेयरनेस के साथ। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ व्हाट प्रॉब्लम्स इन इंडिया what problems is India facing in dealing with Afghanistan under the Taliban? How can working with groups of other countries help solve these issues? What steps should India take to slowly rebuild diplomatic ties? तो ये GS2 वाला पार्ट है, मतलब जो अपन IR वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, GS2 मत डिलीनिएट करो, IR वाला पार्ट है। ठीक है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट ये कि इंडिया क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है तालिबान के साथ डील करने में। सेकेंड है कि कैसे हम यदि दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं तो इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा कि इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि डिप्लोमेटिक टाइज़ वापस रीबिल्ड हो सके अच्छे से। ठीक है। तो ये 3 पार्ट है। तो हम अफ़गानिस्तान वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि तालिबान कब आया। तालिबान रिटर्न टू पावर इन अगस्त 2021। तो उसके बाद जो इंडिया का एंगेजमेंट है अफ़गानिस्तान के साथ वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है, मतलब चेंज होता रहा है। वाइल इंडिया हैज़ मेजर स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज़ इन द रीजन, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं है तालिबान की, तो इसलिए हमको इश्यूज़ होते हैं। तो की चैलेंजेस क्या है सबसे पहले,
कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है, जैसे मान लो वही जो बोला ना इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं है, तो इसलिए लैक ऑफ डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन। तो इंडिया लाइक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, तो हम भी तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली नहीं रिकॉग्नाइज़ करते। और तालिबान क्या बेसिकली टेररिज्म से एसोसिएटेड है, तो ग्रुप्स लाइक लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद हैव रीगेन्ड सम फुटहोल्ड, तो इसके कारण और भी ज़्यादा इशू आ जाता है। फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, हमारे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, तो उसका हमको और ज़्यादा डर रहता है कि हम क्या करें, कैसे स्टेप्स ले। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है हमारा। फिर ह्यूमन राइट्स और इंक्लूसिविटी के इशू है कि तो तालिबान का रिकॉर्ड इन विमेन राइट्स और माइनॉरिटी इंक्लूजन के लिए वो बहुत ख़राब है, तो इसलिए वो हम पे इम्पैक्ट कर सकता है। फिर चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस, तो उस रीजन में क्या है, चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रोल ऑफ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, की कैसे हम यदि अलग अलग एजेंसीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम कैसे इस चीज़ को सही कर सकते हैं। तो हम यूएन के साथ यदि काम करेंगे तो प्रेशराइज़ कर सकते हैं तालिबान को ह्यूमन राइट्स और काउंटर टेररिज्म के रिस्पेक्ट में। फिर एससीओ और रीजनल फोरम के साथ काम करेंगे तो वापस हम अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी एनहांस करके इनडायरेक्टली अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। फिर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है ना, तो वहाँ पे भी हम काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड एफर्ट्स ले सकते हैं। फिर क्वाड एंड ग्लोबल साउथ आउटरीच, तो इसमें क्या होगा कि यदि कोऑर्डिनेटेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे तो ये इशू एक साथ मल्टीलेटरल तरीके से और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हम सजेशन क्या दे सकते हैं वे फॉरवर्ड डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन के लिए, कि हमको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को पहले बढ़ावा देना है यूएन और एनजीओज़ के थ्रू। फिर बैक चैनल एंगेजमेंट, जो डिप्लोमेटिक और बैक चैनल एंगेजमेंट होता है ना, उसको बढ़ावा देना, जैसे अपन 1.5 2.5 ये सब डिप्लोमेसी बोलते हैं ना, उसको ज़्यादा फोकस करना है। फिर रीओपन करना है लिमिटेड डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को, जैसे हमारा क्या है बहुत बार ना लिमिटेड एम्बेसडर टू एम्बेसडर कनेक्ट या डिप्लोमेटिक प्रेजेंस कम हो जाता है, तो उसको हमको रीओपन करना है। फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें अपन कल्चरल इवेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके थ्रू जो डिप्लोमेसी करते हैं वो बढ़ाना है। और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, जैसे अपन पार्टनरशिप किसके साथ अपन इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जिससे कि अपन टेरर नेटवर्क्स को मॉनिटर कर सकें। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपन कंक्लूजन में आते हैं कि इंडिया को इसलिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए और डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ को, इसलिए एक प्रैग्मेटिक और फेज्ड अप्रोच चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अब अपन कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स को लेके, तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।